सुप्रभात, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा और आपका चैनल है विश्वनाथ आनंद हिंदी साहित्य। इस चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट के PYQ 2004 को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिस पर हम लोग विस्तार पूर्वक बात करेंगे और एक एक प्रश्न पर विस्तार पूर्वक समझाएंगे। पहले लेते हैं टॉपिक है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान से क्या 2004 में प्रश्न आए थे। तो पहला प्रश्न था, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो मैथिली का विकास मागधी अपभ्रंश से, किस अपभ्रंश से माना जाता है, मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। और मागधी अपभ्रंश किस भाषा के अंतर्गत आती है, तो बिहारी भाषा के अंतर्गत आती है। तो बिहारी भाषा कौन कौन आ जाते हैं, तो बिहारी भाषा में आते हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आगे चले, देखिए इसमें क्या क्या व्याख्या किया गया। मैथिली का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। मैथिली का विकास किससे हुआ है, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा की बोलियां तो देखेंगे, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती भाषा आते हैं। तो सौरसेनी अपभ्रंश का बोलियां कौन आते हैं, खड़ी बोली, जिसको कौरवी भी बोलते हैं, इसको हिंदी में खड़ी बोली बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं सामान्य रूप से। उसके बाद कौन आते हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा आते हैं, जो वृंदावन के लोग मुख्य रूप से बोलते हैं, जिसके प्रमुख कवि सूरदास को माने जाते हैं। हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, इस प्रकार से जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां हैं। राजस्थानी में आते हैं पश्चिमी राजस्थानी, जिसको मारवाड़ी भाषा भी बोलते हैं। पूर्वी राजस्थानी जिसे जयपुरी भी बोलते हैं। उत्तरी राजस्थान जिसको मेवाती भी बोलते हैं। दक्षिणी राजस्थान जिसको मालवी भी बोलते हैं। पहाड़ी भाषा के अंतर्गत कौन आ जाते हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। गुजराती भाषा के अंतर्गत गुजराती ही आते हैं। अब आएंगे अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आते हैं, जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी भाषा आते हैं। अवधी जो अवध के लोगों द्वारा बोला जाता है, बघेली क्षेत्र में बोला जाता है बघेली, और छत्तीसगढ़ी क्षेत्र में बोले जाते हैं। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी भाषा आते हैं। बिहारी भाषा में कौन कौन आते हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो भोजपुर क्षेत्र में बोले जाते हैं, मगही मगध क्षेत्र में बोले जाते हैं, और मैथिली जो है मिथिलांचल में मुख्य रूप से बोले जाते हैं। मागधी अपभ्रंश का बांग्ला, उड़िया, शमिया भी आ जाते हैं। पैशाची अपभ्रंश का कौन सा आते हैं, लहंदा और पंजाबी का विकास हुआ है। इस प्रकार से देखते हैं। दूसरा प्रश्न यह था कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ राजभाषा घोषित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में, तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि 343 अनुच्छेद में, कितना, 343 अनुच्छेद में क्या कहा गया, संविधान को देवनागरी लिपि के रूप में लिखित प्रमाणित किया गया है। यही भी जो है हिंदी का भाषा होगा, हिंदी की लिपि होगी देवनागरी लिपि, और लिखित रूप से इसको प्रमाणित किया गया है। 14 कब ये प्रमाणित हुआ, तो 14 सितंबर 1949 को। कब, 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का मान्यता प्राप्त किया गया। प्राप्त की कब, 14 सितंबर 1949 को। भारतीय संविधान के भाग कितने से कितने अंतर्गत आते हैं, 17 अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद कितने, 343 351 के अंतर्गत आते हैं, और भाग कितने हैं, 17। राजभाषा हिंदी का प्रावधान किया गया, किसका राजभाषा हिंदी का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 343 में आ जाते हैं। ये किस अनुसूची में रखा गया, तो 8वीं अनुसूची में रखा गया, जिसमें 22 भाषाओं का मान्यता प्रदान की गई थी। कितने, 8वीं अनुसूची में, और 22 भाषाओं, कितने भाषाओं को, 22 भाषाओं। कौन कौन वो भाषा है, असमिया, देख लेते हैं, असमिया है, बंगला है, बोडो है, टोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इस प्रकार से 22 भाषा आते हैं, जो क्या है, जिसे संविधान सभा द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस भाषा को क्या करते हैं, संविधान का 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो आगे चले, तो दक्षिण, नेक्स्ट है प्रश्न क्या है, दक्षिण भारत
हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की थी? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, जिस समय महात्मा गांधी मानते थे कि एक ही भाषा है, हिंदी ही एक भाषा है जिसके माध्यम से पूरे राष्ट्र को जोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने हिंदी के विकास के लिए क्या कौन सा स्थापना किया? मद्रास में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की। दक्षिण हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की? 1927 ईस्वी में। जबकि 1927 ईस्वी में मद्रास में क्या था? इस संस्था क्या था? दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का पूर्व नाम पहले क्या नाम था? हिंदी साहित्य सम्मेलन। इसका पूर्व नाम क्या था? हिंदी साहित्य सम्मेलन था। पूर्व नाम क्या था? हिंदी साहित्य सम्मेलन। जब 1927 ईस्वी में स्थापित किए तो मद्रास में इसका क्या नाम रखा गया? हिंदी प्रचार सभा। क्या नाम? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा रखा गया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हम देखे हैं क्या? खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है ना, बुंदेली है, लेकिन बघेली नहीं। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। कौन आते हैं? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किस भाषा के अंतर्गत आते हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है और बुंदेली है। देखते हैं इसको विस्तार पूर्वक क्या क्या बता रहे हैं। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी तथा बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोली है। कौन कौन सा? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी तथा बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोली है। जबकि बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी किसका है? पूर्वी हिंदी की बोली है। थोड़ा सा एक बार फिर से देख ले। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पश्चिमी हिंदी आते हैं। इसमें खड़ी बोली कौड़वी है, ब्रज भाषा है, हरियाणी है, बांगरू है, बुंदेली है और कन्नौजी है। इस प्रकार से हम लोग देख लिए 4 क्वेश्चन। आगे चले, एक बार और देख लेते हैं। राजस्थानी भाषा का कौन आता है? पश्चिमी हिंदी, जिसको पश्चिमी राजस्थान जिसको बोलते हैं मारवाड़ी भी बोलते हैं, पूर्वी राजस्थान जिसको जयपुरी भी बोलते हैं, उत्तरी राजस्थान जिसको मेवाती भी बोलते हैं, दक्षिणी राजस्थानी को क्या बोलते हैं? मालवी भी बोलते हैं, पहाड़ी को कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, गुजराती भाषा में गुजराती आते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन आते हैं? पूर्वी हिंदी आते हैं। तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। और मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सा भाषा आते हैं? बिहारी भाषा आते हैं। बिहारी भाषा के अंतर्गत कौन कौन से बोलियां हैं? भोजपुरी, मगही और मैथिली। और मागधी, बंगला, उड़िया, शमिया भी उसी मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत ही आते हैं। पैशाची अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन भाषा आते हैं? तो लहंदा और पंजाबी आते हैं। वाचर के अंतर्गत सिंधी और महाराष्ट्र के अंतर्गत मराठी भाषा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? तो मालवी नहीं है। तो कैसे नहीं है? तो मालवी राजस्थानी भाषा की उपबोली है। कैसा है? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो राजस्थानी क्या है? राजस्थानी भाषा का एक उपबोली है मालवी। मालवी राजस्थानी भाषा की उपबोली है, जिसे दक्षिणी राजस्थानी के नाम से बोलते हैं। जबकि अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आते हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से देख लें। तो शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन से बोले? पश्चिमी खड़ी बोली कौड़वी, ब्रजभाषा, हरियाणी, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी के अंदर पश्चिमी राजस्थानी, मरवाड़ी। इस प्रकार से हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए देखिए, यही सब दिया हुआ है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। ब्रज बोली का प्रयोग कहाँ होता है? तो ब्रज बोली का प्रयोग कहाँ होता है? बंगाल में होता है। ब्रज बोली है, ब्रज बोली नहीं है। ब्रज बोली जब हो जाएंगे तो क्या बंगाल से बोल जाते हैं। ब्रज बोली बंगाल का एक उपबोली है। क्या क्या है? बंगाल का एक उपबोली है। तो बिहार की उपभाषा बिहारी हिंदी है। जैसे बिहार की उपभाषा क्या है? बिहारी हिंदी है। उसी के अंतर्गत क्या आता है? उपबोली होता है। भोजपुरी, मगही, मैथिली आते हैं। उसी प्रकार से वहाँ का बंगाल की एक बोली है जिसको बोलते हैं ब्रज बोली। क्या बोलते हैं? ब्रज बोली। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हिंदी साहित्य के इतिहास से। क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास से। तो कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता जो है अवहट भाषा में रचना की गई है। ठीक, मुझे लगता है इसका आंसर गलत है। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट भाषा की।
ये विद्यापति की रचना है। कीर्तिलता किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है। विद्यापति की मुख्यतः विद्यापति की पदावली भी रचना है, जो पदावली जो मैथिली भाषा में रचना हुआ है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, अपभ्रंश और अपहट के बीच का जो 1000 ईस्वी का काल था, उस कालखंड के आधार पर इसको मानते। तो कुछ लोग अपहट भी मानते हैं, कुछ लोग अपभ्रंश मानते हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन हो तो मुझे लगता है अपहट देना चाहिए। चलो देख लेते हैं क्या विस्तार पूर्वक अध्ययन किया गया है। अपहट या अपभ्रंश, ठीक है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका दोनों ऑप्शन हो तो मुश्किल हो जाएंगे। तो पदावली किस भाषा में है? मैथिली भाषा में है। गोरक्ष विजय नाटक है। गोरक्ष विजय के उनका क्या है? नाटक है, जो वो भी किस भाषा में है? वो भी क्या? मैथिली भाषा, मैथिली और संस्कृत का मिला हुआ रूप है गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में तथा पद भाग मैथिली में है। चलिए देखते हैं संस्कृत में कौन कौन सी रचना है विद्यापति जी की। तो विद्यापति जी के पहले देख ले कि जन्म कब हुआ? 1350 ईस्वी में। इसका भी जन्म अनुमान तक बताए जाते हैं। जन्म कब हुआ विद्यापति के? 1350 ईस्वी में। और क्या, और मृत्यु कब हुआ? 1450 ईस्वी में हुआ। विद्यापति के संस्कृत में रचना कौन है? शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति त्रगनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभागसार, लिखनावली, गय पतलक वन और कृत्य। इसे संस्कृत की रचना है। कौन कौन सा? शैव सर्वस्वसार, एक बार फिर से दोहरा लें। शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभागसार, लिखनावली और गय पतलक वर्णन। इस प्रकार से इनकी दो ही रचना जो है, जो अपभट भाषा में जो है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह के वर्णन किया गया है। कीर्ति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन किया गया। इस प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न देखें तो कहता नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि आदिकाल के किस कवि ने अपभट भाषा रचना की? कहते हैं आदिकाल के किस कवि ने अपभट भाषा में रचना की? तो आदिकाल के अब्दुल रहमान थे, जिसका रचना क्या है? संदेश राशक। क्या है? संदेश राशक, जिन्होंने किस भाषा में की? अपभट भाषा में रचना की। नेक्स्ट चले, 8वां नंबर प्रश्न था, देख लें क्या है। अब्दुल रहमान ने संदेश राशक, पहला धर्मोत्तर राष्ट्र ग्रंथ है, जो अपभट भाषा में लिखे गए। किस भाषा में लिखे गए हैं? अपभट भाषा में लिखे गए हैं। देसी भाषा में किसी मुसलमानों द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ क्या है? संदेश राशक। ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं अक्सर परीक्षा में। संदेश राशक एक खंड काव्य, कैसा काव्य? एक संदेश राशक एक खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह कथा को, विक्रमपुर के वियोगिनी की विरह कथा को वर्णित किया गया है। एक विरह काव्य, एक ऐसा काव्य है संदेश राशक, एक विरह काव्य है। इसका रचना काल 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कब हुआ था? 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में माना जाता है। इसका सही समय नहीं, ठीक है। 12वीं शताब्दी से उत्तरार्ध में और 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में माना जाता है। जबकि मंझन ने और कुतवन की भाषा अवधी है। मंझन और कुतवन की भाषा कैसी है? अवधी है। जो अवधी के कवि हैं वो अच्छा लिखते हैं। अमीर खुसरो की भाषा कैसे? खड़ी बोली हिंदी भी थी, ठीक है। आगे प्रश्न देखें, कहता है उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसको प्राप्त है? रामानंद को। तो रामानंद के बारे में कबीर जी लिखते हैं, चलिए मैं इस पर देख लेता हूँ पहले, फिर मैं बताऊंगा। लिखते हैं क्या? उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार किया। उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति का आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में क्या? राम भक्ति का प्रवर्तन किया। उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित किसने किया? रामानंद ने किया। रामानंद को आकाश धर्मगुरु आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो आपसे प्रश्न अक्सर पूछ ले जाएंगे परीक्षा में कि रामानंद को आकाश धर्मगुरु किसने माना है? तो आचार्य रामानंद को आकाश धर्मगुरु किसने माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो रामानंद के संबंध में भक्ति द्राविड़ उपजे, कबीरदास लिखते हैं कि भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर 7 दीप 9 खंड, उत्पन्न दरबीरे शाही वृद्ध कर्नाटके गता,
कि चित्त ची मन महाराष्ट्रीय गुर्जरे जनित कथा। इसका 2 ही पंक्ति प्रसिद्ध है। तो कहते हैं भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद प्रकट किया कबीर 7 दीप 9 खंड। ये बहुत सही प्रसिद्ध पंक्ति है जो परीक्षा में अक्सर कोट कर दिए जाते हैं, आप पूछ ले जाते हैं कि किसकी पंक्ति है। ठीक है, तो आगे चले। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? सहजोबाई जो आते हैं ज्ञानेश्वरी शाखा के अंतर्गत आती है। सहजोबाई किस आते हैं? सहजोबाई की प्रमुख रचनायिका है गुरु महिमा। क्या क्या रचना है उसके? गुरु महिमा, प्रेम प्रकाश, गुरु महिमा, प्रेम प्रकाश। दयाबाई और सहजोबाई संत चरण दास के शिष्य थे। आपसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाएंगे परीक्षा में कि दयाबाई और सहजोबाई किसके शिष्य थी, शिष्या थी? जो संत चरण दास की शिष्या थी। दोनों कैसी थी? तो दोनों चचेरी बहन थी, दोनों का संबंध कैसा? तो 1962 में सहजोबाई की रचनाओं को वेल वेडियर प्रेस द्वारा सहज प्रकाश नाम से प्रकाशित किया गया था। कब? 1962 ईस्वी में सहजोबाई की रचनाओं को किस नाम से? वेल वेडियर प्रेस द्वारा सहज प्रकाश के नाम से प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्जवल नीलमणि की रचयिता कौन है? तो उज्जवल नीलमणि की रचयिता गोस्वामी जी हैं। कौन है? रूप गोस्वामी जी हैं। तो रूप गोस्वामी जी के बारे में चल देख लेते हैं। कौन है? रूप गोस्वामी जी। तो उज्जवल देख लें आगे। पूर्व मीमांसा भाष्य, पूर्व मीमांसा भाष्य किसका है? वल्लभाचार्य की रचना है। उत्तर पूर्व मीमांसा भाष्य हो, उत्तर मीमांसा भाष्य हो या ब्रह्मसूत्र हो या जो अनुभाष्य के नाम से भी प्रसिद्ध है, किनकी रचना है? वल्लभाचार्य की। किसके नाम है? रचना है वल्लभाचार्य की। अनुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ है, जिसका उसका पुत्र किने? वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? विट्ठलनाथ। कौन थे? विट्ठलनाथ, जिन्होंने पूरा किया था अनुभाष्य को। एक अनुभाष्य कैसा ग्रंथ है? एक अधूरा ग्रंथ है। नेक्स्ट देखें, चंदायन किस कवि की रचना है? तो चंदायन जो है किसकी रचना है? चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। चलिए देखते हैं जो प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत प्रमुख रूप से जितने कवि आते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं जिसको प्रेमाख्यान काव्य भी बोलते हैं, तो प्रेमाश्रय काव्य भी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं चंदायन। चंदायन 1379 ईस्वी में लिखी गई रचना है, जो किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखी गई है। इस कालखंड के जितने भी रचना थे, जो भक्ति कालखंड के ही अंतर्गत आते हैं प्रेमाश्रय शाखा, तो इस कालखंड के जितने भी कवि हुए जो प्रेमाश्रय से जुड़े हुए थे, वो अक्सर अवधी भाषा में लिखे हैं। कुछ ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो चंदायन 1379 ईस्वी में लिखे मुल्ला दाऊद। चंदायन का रचना कौन थे? मुल्ला दाऊद लिखे, जो अवधी भाषा में लिखा गया। मिर्गावती 1503 ईस्वी में लिखा गया, जो कुतुबन लिखे अवधी भाषा में। मधुमालती 1945 दे दिया, गलती से दे दिया। यहाँ पर क्या होगा? 1545 होगा। जो मंझन का रचना है जो अवधी भाषा में है। पद्मावत 1540 ईस्वी में रचना किया गया, जो जयसी की रचना है जो अवधी भाषा में। पद्मावत पर एक मूवी भी बन चुकी है, पद्मावती के नाम से प्रसिद्ध है। तो 1540 ईस्वी में जो पद्मावत जो अवधी भाषा में जयसी का मलिक मोहम्मद जयसी इस कालखंड के प्रसिद्ध कवि हुए, जिनकी रचना है कौन सा है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कला, जो काफी प्रसिद्ध रचना है, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने भी प्रमाणिक रूप से माना है। आगे चलें। हिंदी भाषा के मानकीकरण के सचेष्ट प्रयास किस पत्रिकाओं में किया गया? हिंदी भाषा के मानकीकरण का सबसे पहले प्रयास सरस्वती पत्रिका में किया गया। वहीं से शुद्ध रूप से लिखने का प्रयास किया गया। सरस्वती पत्रिका कब आई थी? 1900 ईस्वी में आई थी। चलो देखते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक। क्या है? हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्रारंभ होती है। सरस्वती की स्थापना काशी में कब किया गया था? काशी में 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष द्वारा। कब किसके द्वारा किया गया था? 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष के द्वारा किया गया था।
उसके बाद पुनः सरस्वती से को इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगा। कहाँ से? पहले काशी से हुआ, फिर कहाँ से होने लगा? इलाहाबाद से होने लगा। तो कब होने लगा? तो 1902 ईस्वी में इसके संपादक कौन बने? श्याम सुंदर दास। और 1903 ईस्वी में इसके संपादक कौन रहे? महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। जिस समय जो 1903 ईस्वी से इसका बढ़िया संपादन होने लगा, इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी शुद्धता पर ध्यान दिए। तो बताते हैं कि इसका प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था? काशी से स्टार्ट हुआ था, फिर इलाहाबाद, फिर उसका बाद फिर कहाँ से होने लगा ये? फिर वहाँ से इलाहाबाद काशी से ही होने लगा। तो इसके संपादक कब अलग अलग होते रहे? तो 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष थे, 1902 ईस्वी में कौन थे? श्याम सुंदर दास थे, और 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। आपसे अक्सर पूछ लिए जाएंगे कि किस कालखंड में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पत्रिका का प्रकाशन किया। चलिए देखते हैं आगे कौन कौन सी पत्रिका हैं। तो आनंद कादम्बिनी का प्रकाशक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज। जो कहाँ से मासिक थी पत्रिका? कैसी पत्रिका थी? मासिक थी, मिर्जापुर से प्रकाशन होते थे, तो प्रकाशन करते थे। तो इस पर सुदर्शन देखेंगे। सुदर्शन 1900 ईस्वी में देवकीनंद खत्री करते थे और माधव जी दोनों मिलकर करते थे। जो मासिक थी पत्रिका थी और काशी से करते थे। कहाँ से करते थे? काशी से करते थे। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी का नाम, 1877 ईस्वी की पत्रिका है हिंदी प्रदीप। जो उसका प्रकाशन कौन करते थे? बाल कृष्ण भट्ट जी करते थे। जो मासिक था प्रयाग से करते थे। चलिए आगे चले। कल्पना पत्रिका। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? कल्पना पत्रिका का प्रकाशन हैदराबाद से। कल्पना दक्षिण भारत, कहते हैं कल्पना के संबंध में कहा जाता है कि दक्षिण भारत में हिंदी का मुख्य पत्रिका है। दक्षिण भारत में कहा जाता है कल्पना के संबंध में कि दक्षिण भारत में हिंदी के मुख्य पत्रिका के रूप में थे। इसका प्रकाशन 1949 ईस्वी से हैदराबाद तेलंगाना से होता है। कहाँ से होता है? इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? 1949 ईस्वी में। कहाँ से? हैदराबाद तेलंगाना से होता है, जो तमिल प्रदेश है, वहाँ से होता है कल्पना पत्रिका का। कल्पना का प्रारंभ किसने किया था? आर्येंद्र शर्मा ने। किसने किया था? आर्येंद्र शर्मा ने संपादकत्व में हुआ था। यह द्विमासिक पत्रिका थी, 2 महीने पर एक बार निकलती थी। इसके संस्थापक कौन है? बद्री प्रसाद विशाल थे। कौन थे? संस्थापक कौन थे? बद्री प्रसाद विशाल थे। प्रारंभ किसने किया था? आर्येंद्र शर्मा ने किया था, संपादक में हुआ था। अब नेक्स्ट पर्सन देखते हैं कि माध्यम पत्रिका के संपादक कौन थे? माध्यम पत्रिका के संपादक कौन थे? सत्य प्रकाश मिश्र थे। कौन थे? सत्य प्रकाश मिश्र। देख लें आगे। माध्यम पत्रिका का प्रकाशक कौन थे? सत्य प्रकाश मिश्र। कब से किए? 1964 ईस्वी से प्रकाशन करते थे। ये भी मासिक पत्रिका थी, प्रयाग से होते थे। मासिक पत्रिका भी थी, त्रिमासिक भी पत्रिका थी। 1 महीने पर भी निकलते थे और 3 महीने के अंतराल पर भी निकलते थे। कौन सी पत्रिका? माध्यम पत्रिका। नया ज्ञान योद्धे 2002 ईस्वी की पत्रिका है। इसका संपादक कौन थे? रविंद्र कालिया। कौन थे? रविंद्र कालिया। जो मासिक था, जो दिल्ली से निकलती। नया ज्ञान योद्धे कहाँ से निकलती थी पत्रिका? दिल्ली से। आगे चले, एक बार और देख ले। कसौटी पत्रिका जो थी कहाँ से निकलती? अप्रैल और जून के महीना में अक्सर निकलते। जो नंद किशोर नवल जी करते थे, त्रिमासिक पत्रिका थी, पटना से निकलते थे। ठीक है, जो 1991 ईस्वी में निकलते। कब हुआ स्टार्ट? कब आरंभ हुआ था? 1991 ईस्वी में। कहा जाता है कि माध्यम 1964 ईस्वी में मासिक से त्रिमासिक पत्रिका के संस्थापक बालकृष्ण राय थे। ऐसा माना जाता है कि माध्यम पत्रिका को 1964 ईस्वी में प्रकाशन कौन करते थे? बालकृष्ण राय करते थे। किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? तो सभी लोग जानते हैं, जो भी साहित्य के जानकार महादेवी वर्मा जी करते थे। छायावादी कैसे कवि थे वो? छायावादी कवि थे, छायावाद से उनको जाना जाता है। उन्होंने क्या लिखा उसके संबंध में देखते हैं। छायावाद युग की प्रमुख महिला रचनाकार महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार के नाम से लिखी रचना। कब लिखा? 1972 ईस्वी में। रेखाचित्र लिखा जिसमें महादेवी ने अपने पालतू पशु पक्षियों को विस्तार पूर्वक वर्णन किया। महादेवी के पालतू पशु में कौन कौन थे? नीलकंठ, जिसको मोर कहते थे,
पूछ लिए जाते, अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे कि नीलकंठ कौन से पक्षी को महादेवी वर्मा नाम दिए थे, तो मोर को। गिल्लू किसका नाम था, गिलहरी के नाम से थे। सोना हिरनी के नाम से थे। दुर्मुख खरगोश के नाम थे। गौरा गाय के नाम थे। नीलू कुत्ता के नाम थे। निक्को किसका नाम था, नेवला के नाम थे। रोजी कुतिया के नाम से पाले हुए थे। रानी घोड़ी के नाम से, आदि का वर्णन मिलता है। समझ रहे हैं। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर के, वृंद सतसई के विषय वस्तु क्या है। तो वृंद सतसई का विषय वस्तु क्या है, ये रीतिकाल के रचना है। कौन सा कालखंड की रचना आ गए, रीतिकाल के। तो वृंद सतसई नीति परक रचना, कैसे रचना है, नीति परक रचना है। तो वृंद सतसई रीतिकालीन कवि वृंद द्वारा रचित नीति परक रचना है, जिसमें नीति के 700 दोहे, कितने दोहे हैं, 700 दोहे हैं। चलिए देखते हैं। कहते हैं चित्राधार किसकी रचना है, तो चित्राधार जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना आते हैं। जयशंकर प्रसाद भी क्या है, छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं, पहले कवि उन्हीं को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ, उनकी मृत्यु हो गई 1937 ईस्वी में। तो उनकी रचना बताए जाते हैं कि उर्वशी 1909 ईस्वी में लिखे थे, वन मिलन 1909 ईस्वी में लिखे थे, प्रेमराज भी 9 ईस्वी में लिखे थे। अयोध्या का उद्धार 10 ईस्वी में, शोका उच्छ्वास जो लिखे थे 1910 ईस्वी में लिखे थे। वज्रुवाहन 1911 ईस्वी में लिखे थे। कानन कुसुम 13 ईस्वी में लिखे थे। प्रेम पथिक 14 ईस्वी में लिखे थे। महाराणा का महत्व 14 ईस्वी में लिखे थे। चित्राधार 18 ईस्वी में लिखे थे। झरना 18 ईस्वी में लिखे थे। आंसू 25 ईस्वी में, लहर 33 ईस्वी में, कमायनी 35 ईस्वी में लिखे थे। इनकी रचना रहा, ये रचना बहुत प्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध है। जो कौन है, कमायनी के लिए उनको कई सम्मान भी मिला है। उनके आंसू भी बहुत प्रसिद्ध रचना है, इसमें वियोग का वर्णन किया गया है। झरना भी अच्छी रचना है, उसको पढ़िएगा आप लोग। तो चित्राधार है। तो अक्सर परीक्षा में आपको सजाने के लिए पूछ लिए जाएंगे, जयशंकर प्रसाद की रचना दे दिया जाएंगे और पूछ लिए जाएंगे कि इनको सजाइए। तो कालखंड के ईस्वी के अनुसार से आपको याद होना चाहिए, तो याद करना है, फिर एक बार ध्यान से देखिएगा, याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं रामनरेश त्रिपाठी जी को। तो रामनरेश त्रिपाठी जी की कम ही रचना है। मिलन क्या, इनका जन्म कब हुआ पहले देख लें। 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1889 में हुआ था, मृत्यु 1962 ईस्वी में हुई। रचना मिलन 1917 ईस्वी की, पथिक 20 ईस्वी के, मानसी 27 ईस्वी के, और स्वप्न जो है 29 ईस्वी के। कविता कौमुदी भी इनकी रचनाएं हैं। अब देखेंगे मुकुटधर पांडे, जिनका जन्म 1895 ईस्वी में कब हुआ था, 1895 ईस्वी में हुआ था, जिसकी मृत्यु 1984 में हो गई थी। ये काव्य संग्रह उनका क्या है, आंसू, उद्गार, पूजा फूल, कानन कुसुम। कानून क्या है, आंसू, उद्गार, पूजा फूल, कानून कुसुम। आंसू को लेकर दोनों को फंसना नहीं है। तो उनका अपना मुकुटधर पांडे दे देंगे तो जयशंकर प्रसाद नहीं देंगे, जयशंकर प्रसाद देंगे तो मुकुटधर पांडे देंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन सेटर होते हैं तो विद्वान ही होते हैं। आगे चले। रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, मृत्यु 1996 ईस्वी में हो गए थे। काव्य संग्रह क्या है, मधुलिका, जो 1937 में रचना हुई थी। रचना कब की गई थी, 1937 ईस्वी में। अपराजिता 1939 ईस्वी में। किरण बेला 1941 ईस्वी में। करील 1942 ईस्वी में। लातन 1944 ईस्वी में। इस प्रकार से बदल। ठीक, आगे चले। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली, कब ढली, तो 1873 ईस्वी में। पहले हिंदी क्या कहते हैं, हिंदी नहीं थे, क्या थी, हिंदुस्तानी भाषा थी। अब हिंदी कब नई चाल में ढली, तो 1873 ईस्वी में ढली। हिंदुस्तानी से तात्पर्य ये है कि जिसमें हिंदी, उर्दू, फारसी सभी भाषा का मिला हुआ स्वरूप को जो चल रही थी उसमें। तो अब हिंदी को हिंदी रूप में कब ढली, तो 1873 में ढली। तो भारतेंदु जी ने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट दिया है। इसमें दिया है कालचक्र नाम से। कब दिया, हिंदी नई चाल 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल में इसका भी प्रमाण है। चलिए आगे चले, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, 20 नंबर का है। कहते हैं राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है, तो राम कथा पर आधारित काव्य कौन है, अग्निलिख है। अग्निलिख कौन सी कथा है, अग्निलिख है। तो देखेंगे अग्निलिख के बारे में क्या है।
अग्निलिख भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। एक विषय वस्तु क्या है? राम काव्य है। आत्मजयी 1965 ईस्वी की रचना है। कुंवर नारायण का जो प्रबंध काव्य है। भूमिजा नागार्जुन की रचना है। और रश्मि रथी 1952 ईस्वी का दिनकर जी की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। खंड काव्य है। इसके संबंध में इसका तृतीय सर्ग और प्रथम सर्ग काफ़ी प्रसिद्ध है, जो परीक्षा में इसी से प्रश्न बनते हैं और काफ़ी प्रसिद्ध है, जिससे अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो एक मैं पंक्ति सुनाता हूँ उसका, रश्मि रथी का आगे तो मतलब कहते हैं उनका स्टार्टिंग ही तीसरा सर्ग है कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तपकर, वृत्तव लिए कुछ और परखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण नहीं एक धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से उप न कहते हैं, संकट के तरह न कहते हैं, जो आ पड़ता है सहते हैं, उद्योग नेतृत्व जाते हैं, शूलों को मूल नसाने को, बट खुद विपत्ति को छाने पर, है विघ्न कौन ऐसा जग में, जो टिक सका हो वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है नर पर्वत के जाते हैं, पाँव पर मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। प्रिय दोस्तों, मैंने इस पंक्ति का कहने का उद्देश्य मेरा ये था कि आप लोग भी मोटिवेट हुई। कोई भी ऐसा समस्या जो नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता है, सारी समस्या को सॉल्व कर सकता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।